संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन ऑन द स्पॉट इस देश में हर नागरिक को जीने और मरने का बराबर हक है क्या? पुलिस, भीड़ और एक बुजुर्ग औरत की अर्थी। यहाँ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑन द स्पॉट एक अर्थी को रोकने के लिए पुलिस आई है। वो इस भीड़ से गुहार लगा रही है कि इसे लेकर कहीं और जाया जाए, लेकिन क्यों? पुलिस इन्हें रोकने के लिए क्यों आई है? और इसके पहले कि आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ लोग अपना चेहरा ढककर पुलिस की मौजूदगी में आते हैं और इस बूढ़ी औरत की अर्थी को छीनने लगते हैं। आखिर क्यों? ये तो कोई आम और निजी प्रक्रिया होती ना किसी की भी जिंदगी के लिए। आप अगले 5 मिनट में समझ जाएंगे कि यहाँ पुलिस के होने का क्या मतलब है। हाय, हम शुभांगी और इस देश में ब्राह्मणवाद बचाने के लिए जो लोग सड़क पर निकले थे, उनके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है। एक्चुअली ऑल्टरनेटिव नहीं, रियलिटी है। आप देखिए। जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा के ऊंचा अमीरपुर के शमशान घाट का है। 2 साल पहले पहली बार और आखिरी बार ये लोग इस जगह पर सम्मान से अपनों को विदा करने के लिए पहुंच पाए थे। इनका इस जगह पर आना रेजिस्टेंस का सिंबल है और साथ ही बेसिक राइट टू इक्वालिटी का असर्शन भी है। लेकिन वहीं पुलिस इन्हें रोकने के लिए आई थी। आखिर क्यों? पहले के टाइम में क्या था, शुरू से ही दलित कम्युनिटी को विशेष तौर पे जो सार्वजनिक शमशान घाट होते हैं उसमें दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता था। तो दलित कम्युनिटी ने क्या किया था कि एक विकल्प तलाशा, तो गांव से कुछ दूर जाके बाहर जंगलों में वहां पे दाह संस्कार कर दिया जाता था, जो सरकारी रूप से रजिस्टर्ड नहीं था। उस टाइम तक खाली जमीन पड़ी हुई थी। तो पिछले कुछ सालों में यानी कि 3 साल पहले उसको क्या किया, ग्राम प्रधान ने उस जगह को जहाँ पे दाह संस्कार किया करते थे स्टेडियम के रूप में अलॉट कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन तब भी वो अनदेखा ही है। इस गांव में एक शमशान घाट है जो कानून के मुताबिक सभी लोगों के लिए बना है। कुछ ही देर पहले इसी रास्ते पर लड़कर सौरभ और गांव के बाकी लोगों को चलते हुए आपने देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह को दिखाने के लिए भी सौरभ मेरे साथ यहाँ नहीं आए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो यहाँ खड़े भी होंगे तो गांव में दिक्कत होगी। आज़ादी के 79 इयर्स हो चुके हैं और सौरभ यहाँ एक सरकारी ज़मीन पर, रास्ते पर, जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। वैसे वो हमारे साथ इस जगह आए थे। ये बाउंड्री से घिरी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये है जाटव समाज का शमशान घाट। शमशान के नाम पर यहाँ सिर्फ खाली ज़मीन थी और सालों से यहीं पर लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे। सौरभ के पिता का भी अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। लेकिन 3 साल पहले गांव के सरपंच ने इस जगह को भी घेर लिया कि अब यहाँ स्टेडियम बनेगा। फिर इसके बाद लोग मांग करते रहे सरकार से, पंचायत से कि उन्हें कोई जगह दे दी जाए जहाँ पर वो अपनों का दाह संस्कार कर सकते हैं मान सम्मान के साथ, लेकिन उन्हें ये जगह नहीं दी गई। तो ऐसे ही किसी और खाली जमीन पर कहीं पर ये लोग अंतिम संस्कार करते थे, तब तक जब तक ऐसी स्थिति आ गई कि इम्पॉसिबल हो गया। ये हमारी जेठानी है, उनकी डेथ हुई थी, तो उनसे पहले 1-1.5 महीने पहले एक और मेंस है जो उनकी हुई थी। तो हम उन्हें लेके जा रहे थे। बारिश पड़ी थी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हमारे हैं शमशान है, मतलब वहाँ पे बारिश थी, इतना पानी था वहाँ पे, हम उन्हें लेके नहीं जा सकते थे। तो हमने सबने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ सार्वजनिक हैं। तो जो उधर के लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमारी जो डेड बॉडी थी वो पड़ी रही, मगर वो उन्होंने मना कर दी। बहुत सारे हम पे हावी हो गए, नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि एक छोटे से गांव में सवर्ण जातियों ने मिलकर अर्थी को सार्वजनिक शमशान घाट में जाने नहीं दिया, खराब मौसम और बारिश में भी जाने नहीं दिया। इन्होंने बताया कि प्रशासन यानी तहसीलदार और एसडीएम की तरफ से कहा गया था कि सभी लोगों के लिए बने शमशान घाट में जाटव समाज के लोग ना जाएं ताकि गांव का माहौल खराब ना हो और इसकी वजह से उन्हें कहा गया कि कहीं और अंतिम संस्कार वो कर ले। ये बात सरकारी पद पर बैठे लोगों ने खुद कहा है और फिर इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में शमशान घाट के रूप में इन्हें एक जगह दे दी जाएगी। तो अब सोचिए कि यहाँ पर पुलिस क्यों आई थी। फिर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया कि हम 15 दिन का आप हमें टाइम दो, कुछ ना कुछ करते हैं। चलो ठीक है, हमने दे दिया। हमें तो अपनी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना था। फिर हम उन्हें लेके गए पानी में ही। फिर कुछ 1.5 महीने बाद हमारी जेठानी की डेथ हो जाती है। तब तो कुछ नहीं हुआ,
फिर वही इशू हुआ, हम कहाँ पे लेके जाएं, वहाँ पे फिर जगह नहीं थी, वही टाइम था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा मतलब। तो हमने सोचा जब हमने 15 दिन का टाइम दे दे, हमारी कोई गलती नहीं है, तो हम वहीं पे लेके जाएंगे अब। तो कुछ इस तरह विमला को विदा करने के लिए लोग सभी तत्वों के खिलाफ लड़ते हुए अपने हक की आवाज उठाते हुए सार्वजनिक शमशान घाट में गए। चलिए, इस कहानी में तहसीलदार का क्या कहना था आपने सुन ही लिया, लेकिन फिर बात वही है ना, पुलिस क्यों आई थी? आखिर जब लोग पब्लिक प्रॉपर्टी पर सबके लिए जहां जो चीज बनी है वहीं पर जा रहे थे, पुलिस जो स्टेट अथॉरिटी के अंदर आती है वो क्यों आई थी? इसका जवाब आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको गांव के कुछ अलग हिस्सों में जाना होगा। अभी मैं जा रही हूँ वाल्मीकि समाज के शमशान घाट की तरफ। आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ता क्या है जिस पे मैं चल रही हूँ, और इसी के ज़रिए लोग पहुँचते हैं। यहाँ बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं है, ये है रास्ता वाल्मीकि शमशान घाट जाने का इस गांव में। ये है वाल्मीकि समाज का शमशान घाट, ये सरकार और प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया है। ये ईंटों के 4 पिलर जो आप देख रहे हैं, ये है दाह संस्कार करने की जगह। सालों से वाल्मीकि समाज के लोगों को किसी की भी मृत्यु होने पर इधर ही आना होता है। यहाँ कुछ हिस्से थे जिसमें चलने की भी जगह नहीं थी, पानी भरा हुआ था, ऊंची ऊंची घास थी। आप सोचिए कभी बारिश होगी तो यहाँ लोग कैसे आएंगे। यहाँ खड़े थे तो हमने देखा कि बगल में बड़ी झाड़ियों के पीछे एक स्थान सा बना हुआ था। क्या लिखा है उधर? NTPC दादरी, ग्राम ऊंचा अमीरपुर, वर्ष 2019-20 नैगम सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत NTPC दादरी द्वारा सैड व सिटिंग अरेंजमेंट कार्य, इसमें सैड लिखा है लेकिन सैड तो कहीं दिख नहीं रहे, सिटिंग अरेंजमेंट है। कार्यस्थल है शमशान घाट ऊंचा अमीरपुर, कार्यदायी संस्था है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, GB नगर। यहाँ पे लेकिन लिखते नहीं है ना कि ये वाल्मीकि समाज का है। हाँ, नहीं कागजों में ये, हाँ अनरजिस्टर्ड, यानी कि कागजों में राजस्व विभाग के अभिलेखों में आप जाएंगे तो वो इनको शमशान ही बोलेंगे, सार्वजनिक शमशान। लेकिन अगर गांव में हम गहराई में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर जाति के हिसाब से डिवाइड है। ये वाल्मीकि शमशान हो गया, वो जाटव शमशान हो गया, वो ठाकुर शमशान हो गया, इसी तरीके से डिवाइड है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने इसे बना दिया है और उसके साथ ही जमीन पर लेकिन क्लियर बंटवारा है। तो तब क्या होता है जब कोई इस रूल को तोड़ने की कोशिश करता है? ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये हम जा रहे हैं जाटव समाज के शमशान घाट की तरफ। पहले ही हम जहाँ गांव है उससे करीब 15-20 मिनट की दूरी पर हैं, चल के हम यहाँ तक आए हैं और अब खेत के थ्रू जा रहे हैं। ये भी छोटा रास्ता है, नहीं तो लंबा रास्ता, तो फिर आप ही समझ जाइए कब पहुँचेंगे। ये है यहाँ पे कूड़े का घर, साफ सफाई की एक आदत डाले, गंदगी का कूड़ेदान, गंदगी को कूड़ेदान में डाले। क्या आप मानेंगे कि ठीक इसी के बगल में ये है शमशान घाट। शायद आप इसे चलते फिरते देख भी नहीं पाएंगे। ये है भारत में लोगों को डिग्निटी से विदा करने का रियलिटी। किसकी? उन लोगों की जिनकी जाति की वजह से समाज के लोग उन्हें डिग्निटी के लायक ही नहीं समझते हैं। तो यहाँ है कूड़ा घर और इधर उसके बगल में शमशान है, लेकिन कूड़ा घर पर शेड लगा है, शमशान में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जातिवाद में कैसे समाज और सरकार अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सरकार भले ही वाल्मीकि समाज या जाटव समाज के नाम से बोर्ड पर नहीं लिखती है, लेकिन एक पेपर हम फाइनली ढूंढ पाए। इसी से आप जातिवाद, पुलिस, प्रशासन सबका खेल समझ जाएंगे। ये ऑर्डर था, इसमें लिखा है आदेश अनुसार श्रीमान तहसीलदार दादरी महोदय के आदेश पत्रांक खसरा नंबर 983 0.3410 हेक्टेयर में 0.1686 हेक्टेयर को जाटव समाज के शमशान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। ये जी हाँ, और ये पीछे आपके, हाँ ये शमशान है जो दिख रहे हैं, ये कूड़ा घर है। अगर आप यहाँ खड़े होंगे ना तो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि ये इनकी रोज की रियलिटी है और सरकार ने इन्हें यहाँ भेजा है। वो सरकार जो खुद एक तरफ संविधान की कस्में खाती है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, दूसरी तरफ घूमते ही ढकेल देती है जाति के नाम पर लोगों को लिखित ऑर्डर के तहत ऐसी जगह पर। उनकी डिग्निटी, उनका मान, सब कुछ इस तरह छीन लिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि ये लोग सिर्फ इन्हें यहाँ भेज ही नहीं रहे हैं,
इसे इन्फोर्स भी कर रहे हैं। जैसे समाज में ये कानून की तरह बन चुका है, चाहे भले ही संविधान में कुछ और लिखा हो। तो अब आप बताइए, आप समझ ही गए होंगे पुलिस क्यों आई थी। ये पुलिस प्रशासन जातिवाद का क्या लगता है आपको? हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन उसका साधन तो जरूर ही बन रहे हैं। और इसीलिए इन्हीं के सामने ऊंची जाति के लोगों को इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो डंडा लेकर आ जाते हैं, अर्थी छीनने लगते हैं। क्या लगता है ये पुलिस उन्हें कुछ करेगी? उल्टा प्रशासनिक रूप से भी पुलिस ने, क्योंकि हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, उस अंतिम संस्कार डीसीपी भी उस टाइम पर आए थे, एडिशनल डीसीपी थे, तो वो हमको ही डांट रहे थे, हमको ही गाली गलौज कर रहे थे, हमसे ही बोल रहे थे कि हम पे मुकदमे करने की वो धमकियां दे रहे थे कि आप पे मुकदमे रजिस्टर करेंगे, क्योंकि एसडीएम भी उस टाइम पे मौके पर मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ। तहसीलदार, एसडीएम, एसीपी थे उस टाइम पर, एसीपी रैंक के अधिकारी थे, तो सभी थे। और सभी हम ही से ये कह रहे थे कि भाई आप रुको, आप वहाँ नहीं जाए, आप नहीं जाइए, आपके जाने से वहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। उन्होंने एक बार भी ये कोशिश नहीं की थी उस टाइम पे कि भी वो उन लोगों को समझाएं, उनको हटाएं, उन पर मुकदमे रजिस्टर करें, हम पे मुकदमे करने के बजाय। जो वर्तमान के विधायक हैं तेजपाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी से, हमें लगा कि शायद वो हमारी मदद करेंगे, तो हमने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी थी। तो हमको लगा कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा अपमान करके भेजा था। उन्होंने बोला था कि भाई आप लोग जय भीम वाले हैं, मैं तुम्हारे चक्कर में उनकी बुराई नहीं ले सकता, क्योंकि वोटों का आंकड़ा हमारे गांव में हमारा कम है, उनका ज़्यादा है। तो वो अपने वोटों की राजनीति को पक्का करते नजर आए, और उन्होंने वहाँ से अपमान करके हमारा भेजा कि भाई तुम जाओ, मेरे पास कोई समाधान नहीं है तुम्हारा, मैं तुम्हारे चक्कर में उनकी थोड़ी बुराई ले लूँगा। इस जगह की एक बात है जो मैं दोबारा बताना चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये कोई बहुत दूर के गांव में है हम, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको अभी भी लगता हो कि जातिवाद होता होगा। हम दिल्ली के बहुत नज़दीक हैं, हम ग्रेटर नोएडा में हैं, जो एक इंडस्ट्रियल हब की तरह बनाया जा रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे मेरे, तो आपको ये बड़े बड़े जो कंटेनर पीछे दिख रहे हैं, ये एनटीपीसी का यहाँ पे प्लांट है, और उस गांव के हालात कुछ ऐसे हैं। फिर आप खुद सोच लीजिए कि बाकी जगहों पे क्या हाल होता होगा। इसे कहते हैं सोशल कंट्रोल। आपकी हर दिन की ज़िंदगी में रोकना और उसे कंट्रोल करने का एक पूरा पैटर्न जो नीचे से ऊपर तक जाता है। हर चीज़ का समाज का रूल बुक, ऑन द स्पॉट संविधान तो दूर का सुहाना सपना ही लग रहा था यहाँ खड़े होके। असल में ये रूल बुक जिसके मुताबिक आप दलित हैं तो आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं, चलिए अगर आप चढ़ भी गए तो गाने नहीं बजा सकते हैं, शांति से अपनी बारात लेकर जाइए। कोई ऐसा गाना जिसमें आपकी जाति का जिक्र हो जाए तब तो और भी आप नहीं बजा सकते हैं। शांति से जो आपको करना है करिए, लेकिन हमारी नज़रों के सामने ना आइए। आप गांव के मेन मंदिर में घुसने की कोशिश मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई कितना भी बड़ा दिन क्यों ना हो। वैसे अभी ये सारी चीज़ें होते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसकी शादी हो रही है और किसको ये सब चीज़ें करने का इस देश में हक दिया गया है। और आम बात है कि दूसरे लोग शायद अगर ये चीज़ करें तो यही लोग इनके लिए घातक बन जाएंगे। जो लोग आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं वो सिर्फ ये सब नहीं कर रहे हैं, वो डंके की चोट पर बेबाक होकर रोक भी रहे हैं दूसरे लोगों को, और पुलिस प्रशासन वो उनके साथ खड़ी है। यहाँ हमें एक और बात समझ आई थी कि ठाकुर समाज की तरह इस गांव में शेड्यूल्ड कास्ट अगर कुछ भी करेंगे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ दाह संस्कार और शादी की नहीं है, वो हर तरह के सोशियो इकोनॉमिक सिंबल की है, जो चाहे वो किस भी तरह से अपनी हिम्मत करके, अपनी मेहनत करके उस जगह तक पहुँचे, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में से किसी को भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा। हाँ, घर तो बनाना, जब अपनी जमीन है तो बनाने देंगे उसमें। उनकी तरह का घर, उनकी तरह का तो नहीं बना सकते, उसमें तो बहुत हो जाता है। वो ये सोचते हैं कुछ, उसके बाद में ये सोचते हैं बचपन मन जो एक बात है, कोई भी बालक अपना कोई सरकारी ड्यूटी चला जाए, कोई जो थोड़ा फंक्शन कर रहे हैं, यार इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ रही है, इन्होंने को तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ रही है, भैया बताओ इसमें क्या कर पाएंगे हैं? ये तो हमसे भी ऊंचे निकल रहे हैं। अरे जब बालक कमा रहे हैं, सगले काम कर रहे हैं, तो कर नहीं सकते पर बच्चे क्या? इसी लाइन को हर उस इंसान को बार बार सुनना चाहिए जो सोचते हैं कि मेरिट कास्ट से ऊपर होता है। अगर आप पढ़ लिख लें तो आप इन सब से निकल जाएंगे, बच सकते हैं। उन सभी को ये बात दोबारा सुननी ही चाहिए।
अपने पैसों से कमाकर नौकरी करके अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग इस गांव में अपना घर बनाना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी बन जाए, अपर कास्ट से बराबरी करने की कोशिश अगर वो करेंगे तो फिर खामियाजा होगा भीड़, डंडा, लड़ाई और पुलिस। क्या लगता है आपको, आगे कुछ बदलेगा? यहाँ पर हमें एक बात कही गई थी और वही मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी। मैंने सवाल पूछा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह का सोशल बॉयकॉट है, जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, ना आप शादी मना सकते हैं, ना आप शोक ठीक से मना सकते हैं, तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ये सही है? आपको पता है उनका जवाब ये था कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमारे साथ तो यही होगा ना, हम नीची जात के लोग हैं। मेरे आसपास आपको पता नहीं अभी कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी ठाकुरों की शादी हो रही है और किस धूमधाम से ये शादी हो रही है। चलिए, उनका हक है ये करना, लेकिन बाकियों के हक का क्या? ऑन द स्पॉट ये कहानी कुछ इस तरह ही चलती आ रही है, सदियों की प्रथा की तरह चलती आ रही है। तब भी शहर में बहुत तरह के लोग आपको हर जगह दिखेंगे जो बोलेंगे कि जातिवाद वो कहाँ होता है। जैसे आप देखिए लिंकेज प्रॉब्लम, तो लिंकेज प्रॉब्लम में आप देखिए एक एग्जांपल में ऐसा बोलता हूँ, किसी एक केस में प्रोसीडी लेडी है, प्रोसीडी एक महिला है, तो देखा जाए वो प्रोसीडी इलिटरेट है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि असम गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है 1989 के बाद। उसका जन्म हुआ है 60 से पहले या 65 से पहले, तब बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्कूल में नहीं गया, उसने पढ़ाई नहीं किया है, उसका पेरेंट्स अब तक जीवित है, तो उन केसेस में देखा जाए अगर पेरेंट्स जीवित होता है तो पेरेंट्स का जो लैंड होता है वो प्रोसीडी के नाम में म्यूटेशन नहीं होता है, पेरेंट्स की मरने की बात ही म्यूटेशन होता है। पेरेंट्स जाके कोर्ट में बोला विटनेस की तौर पर कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी लड़की है, लेकिन कोर्ट उस बात को नहीं मानते। कोर्ट बोलता है कि तुम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाओ। पहले से शुरुआत से ही मैं फर्नेस ट्रिब्यूनल में ज़्यादातर फर्नेस ट्रिब्यूनल में काम कर रहा हूँ। अब तक 1500 केसेस चलाए हैं, तो उसमें ज़्यादातर केसेस प्रोसीडी की फेवर में जजमेंट आया है, यानी कि उसको इंडियन डिक्लेयर किया गया है।